स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवतम और थोड़ी देर में मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा भी मेरे साथ जुड़ जाएंगी। बाजार ने आज हफ्ते की कमजोर शुरुआत की है। हालांकि सुस्त शुरुआत के बाद हम कमजोरी गहराते हुए देख रहे हैं। इस वक्त निफ्टी है तकरीबन 125 अंक नीचे, 17,000 के नीचे जाकर हो रहा ट्रेड। 0.25% के आसपास की कमजोरी है। सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की आज गिरावट है और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी जो गिरावट है वो 1% से ज्यादा, तकरीबन 425 अंकों के आसपास की हो गई है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो इस वक्त बुल्स एंड बेयर्स के बीच में थोड़ा सा समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है, संतुलन की कोशिश हो रही है। और इस वक्त 933 शेयर है हरे निशान में और उसके मुकाबले 1035 शेयर हैं लाल निशान वाले। अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो जिस तरह से विंडफॉल टैक्स में कमी की गई है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गैस कीमतें बढ़ी हैं, ओएनजीसी को फायदा हो रहा है। 5.5% की तेजी के साथ ये शेयर है आज निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी है, सिप्ला, डिवीज, डॉक्टर रेड्डीज, यहां पर हम 1.5 से 2% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। और इसके अलावा सन फार्मा भी है करीब 1.25% ऊपर। तो आज फार्मा से आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो हिंडाल्को में करीब 2.5% के आसपास की नरमी है। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, मारुति सुजुकी, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 2 से 3% के आसपास की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स से 21.5 के आसपास थोड़ी सी टेंशन है, 7.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन बाजार हम देख रहे हैं कि शुरुआती जो हिचकोले खाकर थोड़े से स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 17,000 के स्तरों के आसपास। लेकिन पूरा दिन आज कैसे बीतेगा इस पर अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, आपके लिए ट्रेड सुझाएंगे और आपके जो भी सवाल है शेयरों से जुड़े उस पर भी अपने एक्सपर्ट्स की हम ओपिनियन आपके लिए बिल्कुल लेकर आएंगे सटीक तरीके से। नंबर हमारा वही है 9167329108। इस पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर जाकर भी अपने क्वेरीज हमसे आप शेयर कर सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और प्रेसिडेंट टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसंदेकर, साथ ही ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। मंदार, पहले आपसे समझना चाहेंगे, आज शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब 125 अंक नीचे निफ्टी है। ये बताइए मंदार कि चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और आज का दिन कैसा बीतेगा और आप किस तरह से ट्रेड लेने की सलाह देंगे? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे मार्केट्स की बात करने से पहले मैं डो के बारे में बोलना चाहूँगा। डो जोन्स जो NYSE का इंडेक्स है, इसने लास्ट वीक ही है ना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था 29,568 का, वो ब्रेक करके ये इंडेक्स नीचे क्लोज हुआ है। तो ये एक खराब साइन है, ये एक वीकनेस का साइन है। तो और क्या होता है कि इंडियन मार्केट्स कुछ भी अगर बात करें फिर भी 100% डीकपल नहीं हुए हैं, ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करेंगे। और NYSE यानी डो जोन्स का एक आज भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ट्रेंड्स डिसाइड करने में। और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ये डो जोन्स का इंडेक्स 29,568 के नीचे ट्रेड करते रहेगा तब तक ओवरऑल मार्केट्स में एक वीकनेस बना रहेगा। अब हमारे मार्केट्स की अगर बात करते हैं, निफ्टी अगर देखते हैं तो फ्राइडे को हमें एक बढ़िया सा उछाल देखने को मिला, लेकिन 17,200 और 17,250 ये जो लेवल है ये एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। और जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक मुझे लगता नहीं है कि बाजार में स्ट्रेंथ वापस लौट के आएगा। हाँ, फिलहाल एक रेंज बाउंड ट्रेड है, 16,800 और 17,200 इस तरीके का एक 400 पॉइंट का रेंज बना हुआ है। लेकिन आगे जाते हुए अगर ये 16,800 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सा फॉल देखने को बाजार में जरूर मिल सकता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि Q2 अर्निंग्स पे डिसाइड होगा, इसलिए फिलहाल बाजार तो यहाँ पे रुकेगा, ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते रहेगा, ऊपर की तरफ वीकनेस बना रहेगा। 17,200 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो मुझे लगता है 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऊपर के बाजू में वीकनेस ज्यादा बनने वाला है। लेकिन रेंज जो वॉच करना है वो 16,800 और 17,200 का है। ठीक है, तो 16,800 और 17,200 ये 400 पॉइंट का दायरा है जो कि आपको वॉच करना है। अगर 16,800 के नीचे निफ्टी फिसलता है तो वहाँ पे गिरावट और गहरा सकती है, ऐसा हमारे टेक्निकल एनालिस्ट का व्यू पॉइंट आ रहा है। पर अभी के लिए जो ट्रेड है वो रेंज बाउंड ही दिख रहा है और बिकवाली के साइड ज़्यादा हो सकता है कि मार्केट टूटता हुआ नजर आए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल जवाब का सिलसिला अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, दिल्ली
दिल्ली से एएन भटनागर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैंने कावेरी सीड खरीदे हैं अबाउट 1 ईयर बैक। ओके 100 शेयर्स हैं मेरे पास और माई प्राइस ऑफ बाइंग इज 605 रुपीज, 605 रुपए। ओके 605 रुपए पे इन्होंने एक साल पहले एंट्री ली है। 100 शेयर्स हैं इनके पास। और आशीष जी, एक बार आपसे ही समझना चाहेंगे, देखिए ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास इन्होंने एंट्री ली है और इतने समय के बाद भी इनको कोई रिटर्न नहीं मिला है। क्या लगता है कुछ रिकवरी देख पाएंगे? क्योंकि कंपनी के नतीजे मैं देख रही थी तो जून महीना ही एक इनका सबसे शानदार महीना बोलेंगे। बाकी के जो 3 क्वार्टर्स हैं उसमें वो इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कैसे इसको रीड किया जाए और क्या इनके लिए गाइडेंस होगी? क्या यहाँ पे कुछ एवरेज आउट करने की आप इनको सलाह देंगे? जी बिल्कुल, इनका जो सीड कंपनीज रहती हैं ट्रेडिशनली उनका जो जून क्वार्टर रहता है वो अच्छा रहता है, क्योंकि मॉनसून से पहले की जो सेल्स है वो बुक होती है यहाँ पर। बट ये स्टॉक मेरा मानना थोड़ा अंडर परफॉर्मर ही रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं मिले हैं इस स्टॉक में। तो मेरी सलाह रहेगी आप इस स्टॉक से निकल जाएं और मैं सलाह दूंगा इसकी बजाय मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का स्टॉक बाय कर लें। वहाँ पर मेरा अजम्पशन ये है कि इस साल में बहुत ही बम्पर नतीजे इस कंपनी से आने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं और यहाँ से कम 200 रुपए की अपसाइड मझगांव डॉक में आपको अगले 6 से 8 महीनों में मिल सकती है। तो और कावेरी सीड्स में जहाँ तक कोई शॉर्ट टर्म ट्रिगर ऐसा नजर नहीं आता जो स्टॉक को 600 तक ले जाए, तो बेटर है आप मझगांव डॉक में निवेश करें। ठीक है, कावेरी सीड से निकल के मझगांव डॉक में निवेश करने की सलाह है। दिल्ली चलेंगे, वहां से राजकुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको। जी सर, मेरे पास सुबेक्स के शेयर हैं, 5100 शेयर हैं, 38 रुपए लिए हुए हैं, महीने से ऊपर हो गया। तो इसका रेट कब तक आ जाएगा सर? रिकवरी में कब आ जाएगा? 45 तक। राजकुमार जी, आपने जब ये शेयर खरीदे थे तो आपने क्या होराइजन तय किया था? कब तक आपने? ट्रेडिंग के लिए करते हैं मैंने सर, जब रेट बढ़ जाए तभी बेचते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाए तो हम तो जल्दी करते हैं, कोशिश करें जल्दी रेट बढ़े तो बेचते हैं। स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? नहीं, स्टॉप नहीं लगाया जी। आप ट्रेडिंग जब भी करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर आप जोखिम ज्यादा ले रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाने से शेयर तो कट ही जाते हैं, फिर दोबारा बाई करने पड़ते हैं, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई बात नहीं, पड़े हैं जब बढ़ेगा तब बेच देंगे। तो कब तक बढ़ेगा बस आपसे ये आप आइडिया लेना जी। हाँ तो ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं ना, इन्वेस्टिंग कुछ रूल्स होते हैं, ट्रेडिंग कुछ रूल्स होते हैं। उसमें एक बहुत ही अहम रूल है स्टॉप लॉस को फॉलो करना, और वो इसीलिए होता है कि आपके जो लॉसेज हैं कहीं और ज़्यादा वाइड ना हो जाए। अब देखिए इसमें क्या है कि अब आपको गेस करना पड़ेगा कि कब शेयर चलेगा। आप फिर भी ओपिनियन लेते हैं। मंदार, पहले तो बताइए कि इनके लिए सलाह आपकी क्या होगी, और इनका जो भाव है 38 रुपये का, क्या चार्ट्स ऐसे कोई इंडिकेशन दे रहा है कि वो हाल फिलहाल 15-20 दिन में, महीने भर में आ जाएंगे? अभिषेक जी देखिए, बेसिकली ये स्टॉक की अगर मूवमेंट देखते हैं, यानी पिछले अगर 1 साल का अगर ट्रेंड देखते हैं तो हर बार जब ये स्टॉक एक उछाल दिखा देता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है और ये स्टॉक एक नीचे के ट्रेंड में बना रहता है। तो 1 साल से तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और इसी तरीके का मूव हमें अगस्त के महीने में भी देखने को मिला था, जब 25 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 45 रुपए तक चला, लेकिन वो ट्रेंड फिजल आउट हो गया। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ऊपर के 38 का प्राइस है, बहुत दूर नहीं है, 20% नीचे है फिलहाल, लेकिन एक चांस इनको जरूर मिल सकता है। फिलहाल जो पोजीशन है वो 25 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करनी है, और जब भी इनको एक अपमूव मिल जाता है, इस तरीके का एक अपटिक मिल जाता है इनके प्राइस के करीब, तो वहां पे निकल जा सकते हैं। तो फिलहाल 25 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए और एक अपमूव पे एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो राजकुमार जी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़रूरी बन चुका है। अब इतनी गिरावट के बाद 25 रुपए का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए, और यहाँ पे रिटर्न्स की उम्मीद थोड़ी सी कम ज़रूर है। जैसे ही उछाल आए तो वहाँ पे आपको निकलने की सलाह मिल रही है। पर मंदार जी, एक बार आपसे समझेंगे, कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पे ये कुछ समय के लिए आने वाले टाइम में जब ये एग्जिट ले सुबेक्स से तो निवेश करें और उसके बाद जो है वहां पे कुछ रिटर्न्स की उम्मीद रखें? शिशी देखिए, सबसे एक बेस्ट वाला जो स्टॉक है फिलहाल। मंदार जी, आपका शायद माइक म्यूट हो चुका है एक बार।
सृष्टि, मैं बात कर रहा था ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, TRIL। ये स्टॉक 60 रुपए के करीबन ये ट्रेड कर रहा है। हाल ही में इसमें एक इन्विटेशन बना हुआ है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता है इस स्टॉक में। यानी अगर 2000 लिस्टिंग से अगर अब तक का अगर आप चार्ट देखो, यानी 14-15 सालों का अगर चार्ट आप अगर देखो, तो एक चीज थी इसमें कि 47 रुपीज के लेवल पे इसमें एक तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। 5 या 6 बार ये स्टॉक 14 साल में ये लेवल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। और पिछले ही महीने इस स्टॉक में ये लेवल्स पे ब्रेकआउट बना है, तो ये एक मल्टी बैगर कैंडिडेट बनता है। तो 35 रुपए के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सिर्फ ध्यान रखना है कि 3 से 5 साल का व्यू होना चाहिए। ऊपर में इसके टारगेट्स 90 रुपए से लेके 150 रुपए तक इसमें बनेंगे, यानी एक मल्टी बैगर बन सकता है ये स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म का अगर व्यू हो तो ये स्टॉक में आप जरूर इंटरेस्ट रख सकते हैं। 35 रुपए थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 60 रुपए का तो ऑलरेडी स्टॉक है ये। अभिषेक जी, सही बात है कि 35 रुपए ये थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो रिटर्न्स की साइड है वहां पे भी आप अगर देखो तो 150 रुपए तक का इसमें टारगेट बनता है। तो फाइनली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम देखते हैं 1:2, 1:3 के ऊपर का अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो तो वो ट्रेड जरूर ले सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर ये स्टॉक पसंद है मंदार जी को। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड से शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर है। शंकर नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मैं निफ्टी ETF में निवेश कर रहा हूँ सर। मैं निफ्टी कितना गिर सकता है यहाँ से, कब तक एवरेज करोगे, ये ऐसा पूछ रहा हूँ सर। निफ्टी कितना गिर सकता है? जी, ETF में निवेश कर रहा हूँ मैं सर जी। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं कि कितना बढ़ सकता है, ये जानना चाह रहे हैं कितना गिर सकता है। ठीक है आशीष जी, आज तो थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, हालांकि निचले स्तरों से हमने एक रिकवरी भी देखी है बाजार में। आपको क्या लगता है कि यहाँ से डाउन साइड आपको दिख रहा है क्या? हालांकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखिए थोड़ी सी खराब ही हैं, लेकिन हम पूरी तरह से ग्लोबल क्यूज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी उलट चाल हम दिखा रहे हैं। सॉरी, मैं सवाल सुन नहीं पाया। एक बार जी आप निफ्टी repeat कर देते। ETF में निवेश करते हैं शंकर, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उनको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो अभी बाजार यहाँ से कितना करेक्ट हो सकता है? निफ्टी स्पेशली कितना गिर सकता है? देखिए, कोई बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं आएगी भारतीय बाजारों में। और इनफैक्ट आज भी आप देख रहे हैं कि जरूर इंडाइसेस डाउन है, बट जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो बहुत बैलेंस्ड है। तो हर गिरावट पे जो अच्छे स्टॉक हैं, जहाँ पे अच्छे नतीजे आने वाले हैं, वहां पर बायर तो अवेलेबल है, जिसके कारण से कोई फ्री फॉल जैसा बाजारों में देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि ग्लोबल मार्केट्स में एक कोहराम सा मचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी यदि ETF बाय करने हैं तो सही तरीका उसको SIP के थ्रू बाय करना है, कि आप हर स्टैगर्ड वे में बाय कर ले निफ्टी को, क्योंकि अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट अच्छा परफॉर्म ही करने वाले हैं। तो लेकिन लमसम में बाय करने की बजाय मेरी सलाह रहेगी कि हर डिक्लाइन पे आप कोई फॉर्मूला बना लें कि कभी भी मार्केट 1% डाउन रहता है इंडाइसेस, तो आप अपना निवेश करेंगे तो ताकि आपको पूरी गिरावट का फायदा मिल पाए। बट लंबी अवधि के लिए से लेकर जो मध्यम अवधि तक के लिए मैं मार्केट्स को लेकर काफी आश्वस्त हूँ। मेरा मानना है कि जो इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड जो नंबर्स हैं वो अच्छे ही आएंगे, और बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है निफ्टी 50 में निवेश करने। ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप गिरावट को लेके थोड़ा सा नर्वस ज़रूर है, पर अगर आप लॉन्गर टर्म में देखें तो जितने भी इंडेक्स फंड है स्पेशली उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, पर इंडेक्स फंड सेफ भी हैं, और जहाँ पे जितनी भी गिरावट है वहाँ पे और ऐड करने की आपको राय मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से के रहने वाले हैं अंबर जैन जी, इनका सवाल हम शामिल करते हैं। ये गोदावरी पावर पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 1000 शेयर्स हैं और 309 जो है इनकी बाइंग प्राइस है, और यहाँ पे इनको काफ़ी लॉस हो रहा है। आशीष जी, एक और दर्शक जो पिछले 1 साल से होल्ड करके रखे हुए हैं ये काउंटर को, और गोदावरी पावर है इनके पास, क्या करना चाहिए? क्या कुछ यहाँ पे रिकवरी की उम्मीद रखें? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो कोई बहुत ज्यादा रिकवरी आएगी नहीं। जरूर कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, कंपनी ने काफी अपना डेट का रिडक्शन भी कर लिया है, बट एक चूंकि जो स्टील सेक्टर में एक प्रेशर बना हुआ है और जो मेटल्स के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जिसके चलते ये स्टॉक मेरा मानना अंडर परफॉर्म करता रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक से निकल जाएं
और मेरी सलाह में यदि आप होटल्स इंडस्ट्री के स्टॉक में निवेश करेंगे तो वहाँ अच्छे निवेश के और रिटर्न के मौके हैं। तो यहाँ पर दो स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। इंडियन होटल में आप इस लेवल पे भी निवेश कर सकते हो। इसके अलावा चैलेट होटल जो है उस स्टॉक में भी आप निवेश कर सकते हैं। दोनों स्टॉक मेरा मानना है काफी परफॉर्मर रहेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि जो उनके प्रॉफिट्स आने वाले हैं शैलेट होटल के और इंडियन होटल के, रिकॉर्ड प्रॉफिट इस साल में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इन दोनों स्टॉक में से किसी को भी एक चूज करके आप अपनी गोदावरी पावर की पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, शैलेट होटल में आपको खरीदारी करने की सलाह है। मुंबई से सीताराम जी फोन लाइन पर हैं। सीताराम जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर मेरे पास मदरसन सुनने के शेयर है 5000, मैंने 119 में लिए हैं। 119 रुपए पर? हाँ जी ठीक है, 119 की खरीद है और बोनस के बाद ये शेयर अब ट्रेड कर रहा है 73 रुपए पर। 5:2 का बोनस दिया था, 5 शेयरों पर 2 बोनस शेयर दिया था कंपनी ने और उसके बाद अब भाव देखिए उसी प्रोपोर्शन में करेक्ट हुआ है। अब 73 रुपए के आसपास ट्रेड करा। अब घबराइएगा मत, ये बोनस के बाद वाले भाव हैं। आपके शेयर भी आपके डीमेट में बढ़ के अब आएंगे। आशीष जी, संवर्धन मदरसन बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें सुस्ती का दौर है, अंडर परफॉर्मर रहा है और एक्विजिशन इन्होंने हालांकि किया है जापान में और कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वहाँ से ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकल के आएगा। आपको कैसा लग रहा है शेयर ये, और क्या इस पर आप बुलिश हैं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो? देखिए लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है, बट दो समस्या अभी चल रही हैं। सबसे पहली बात तो अभी ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि ओवरऑल एक अंडर परफॉर्मेंस है, तो जिसके चलते हुए कोई बहुत ज्यादा कोई भी डेवलपमेंट आते हैं, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट आप भी आ रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा निवेशकों का रुझान नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये, इस स्टॉक में अच्छा खासा एफआई होल्डिंग भी था, तो वो एफआई की तरफ से हमने बिकवाली देखी है पिछले कुछ महीनों में, तो जिसके कारण से यहाँ पे भी लिक्विडेशन देखने को मिला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इस स्टॉक में से निकल जाना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक लो के आसपास आ भी गया है। मुझे लगता है इसकी बजाय आप श्री रेणुका शुगर में निवेश करेंगे जो 57-58 रुपए के आसपास है। वहां पर आपको अच्छा अपसाइड मिल सकता है क्योंकि शुगर के प्राइसेस में बॉयंसी है। इसके अलावा जो इथेनॉल की स्टोरी है उसका काफी बड़ा बेनिफिशियरी श्री रेणुका शुगर रहने वाला है। तो इस स्टॉक में आप स्विच कर सकते हैं आपकी पोजीशन। ठीक है, तो संवर्धना मदरसन में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, तो यहाँ से स्विच करके श्री रेणुका शुगर एक बेहतर बेट आपके लिए साबित हो सकता है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिए। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार मार्केट पे ज़रूर नज़र डाल लें। आज गिरावट का जो हम दौर देख रहे थे वो थमता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि सेंसेक्स भी लगभग 1% अभी नीचे है 57,000 के आसपास। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कई सारे स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेंडिंग लिस्ट इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है अभिषेक। जहाँ पे देखें हम अदानी एंटरप्राइज, अपोलो टायर्स और साथ ही आयशर मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि भारी बिकवाली का शिकार हो रहे हैं। साथ ही आईजीएल जैसे काउंटर पे भी नज़र डालिए, यहाँ पे भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कुछ बढ़ने वाले शेयर्स अगर बात करें तो वहाँ पे शैलेट होटल्स, जैसे कि हम होटल काउंटर्स का जिक्र कर रहे थे, नया 52 वीक हाई इस काउंटर ने मारा है और वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पे एक बस देखने को मिल रहा है। लेमन ट्री होटल्स भी आज नया 52 वीक हाई पे है और इसी के साथ कुछ स्टॉक्स हैं जो कि रेलवे से जुड़े काउंटर्स में हैं और वहाँ पे भी आज हम देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है, जिसमें राइट्स, आईआरसीटीसी, साथ ही कुछ और देखें तो चैलेट, सिप्ला और कोचिन शिपयार्ड, कुछ डिफेंस और रेलवे, ये तीनों काउंटर्स जो हैं हम देख रहे हैं कि बीएसई में काफ़ी बजिंग होते हुए दिख रहे हैं। पर आगे बढ़ते हैं और दूसरी क्वेरी हम शामिल करेंगे। क्वेरी आई है मुंबई से विजय गोयल जी की और ये जैन इरिगेशन पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 600 शेयर्स हैं और 66 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। आशीष जी एक बार आपसे ही समझेंगे। देखिए ये काउंटर कम डिस्कस होता है पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इसके नहीं बताए जाते हैं। आप क्या नज़रिया रखते हैं इस पे और साथ ही क्या करना चाहिए इनको? देखिए परफॉर्मेंस में इस कंपनी के काफी वोलेटिलिटी रही है। इनफैक्ट मार्च में अच्छा खासा मुनाफा आ गया था, फिर जून में फिर उन्होंने लॉस डिक्लेयर कर दिया। जरूर नए इनको इन्वेस्टर मिल गए हैं और जो डेट की समस्या थी वो खत्म हो गई है, बट अभी भी परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज्यादा स्टडीनेस नहीं आई।
तो जिसके कारण से स्टॉक में जैसा ये थोड़ा सा मूवमेंट आता है तो हमेशा प्रेशर देखने को मिलता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक से निकल जाएं और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप HFCL के स्टॉक में निवेश करें जो 75 रुपए का स्टॉक है और मेरा उसका प्राइस टारगेट अगले 2 साल का करीब 125 रुपए का रहेगा, क्योंकि जो 5G का जो आगाज हुआ है अभी और आगे जाके जो भी डेवलपमेंट 5G में होने वाले हैं, काफी सारे जो इक्विपमेंट्स हैं और जो उसका बैकअप रहता है सारा, तो वो उसका जो हार्डवेयर है उसका काफी बड़ा कंपोनेंट HFCL बनाता है और जियो को काफी बड़े उनको सप्लाई के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो HFCL पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, जैन इरिगेशन से एक बार निकल जाए। ठीक है, जैन इरिगेशन आपको माइनस करना पोर्टफोलियो से और HFCL आपको खरीदना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में देश में निर्मित पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सेना में शामिल होगा। इस पर ज्यादा डिटेल दे रही है हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा। देखिए, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे उस कार्यक्रम स्थल की भी और LCH की भी, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो अब से थोड़ी देर बाद जब रक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे तो एक विशिष्ट आयोजन के बाद भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। इसका इंडक्शन हो जाएगा, परंपरागत ढंग से यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना होगी और उसके बाद वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा LCH को। आप देखिए कि LCH जो यहाँ पर प्लेस्ड है, इसमें किस तरह से जो मिसाइल सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स यहाँ पर हैं वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इसके विंग्स पर हैं 70 mm के जो रॉकेट्स हैं वो 12 लगाए जा सकते हैं दोनों विंग्स पर। इसके अलावा जो इसकी नोजल है, जो इसकी नोज है, वहां पर 20 mm की एक गन लगाई जा सकती है। तमाम मिसाइल्स इसमें इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। जो मिस्ट्रल मिसाइल है जो फ्रांस से लाई गई है वो LCH में लगाई जा सकती है। तो ये खूबियां हैं, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। 5.8 टन का ये हेलीकॉप्टर है जो कि 16,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 700 किलोग्राम वजन के अतिरिक्त मिसाइल और सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं। यानी ये जो कैपेबिलिटीज हैं वो भारत के हिसाब से, भारत के टेरेन के हिसाब से बनाई गई हैं। इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, चाहे वो रेगिस्तान की तपती गर्मी हो या फिर लद्दाख में -45 डिग्री टेम्परेचर्स हो, इनके ट्रायल्स हो चुके हैं। ये हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं। ये रेडार सिस्टम्स को यहाँ पर मात दे सकते हैं, क्योंकि इसके जो एवियोनिक्स हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि बहुत दूर से ये भांप लेता है किसी भी मूवमेंट को दुश्मन के और खुद बचते हुए अटैक करता है। इसीलिए इसका नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने भारत के हिसाब से बनाया है, भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाया है। तो जोधपुर से शिवानी शर्मा आपके लिए जायजा लेके आ रही थी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का, जिसको कि सेना में आज शामिल कर लिया जाएगा। और वाकई एक गौरव का क्षण पूरे देश के लिए और हमारी सेना के लिए भी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में, मेक इन इंडिया की दिशा में एक बहुत ही एक बड़ा कदम होगा। और HAL जिस तरह से इस सपने को साकार करने का काम कर रहा है वो वाकई बहुत ही अद्भुत है। 2400 रुपए के आसपास का स्टॉक है, आज हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड करा, लेकिन बहुत ही अच्छी कमाई करा के इसने अपने निवेशकों को दिए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर ने। चलिए आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD। तो हर दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में समझाने के लिए हम लेकर आते हैं ये खास सेगमेंट। और आज भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्व मोहन। विश्व मोहन, बताइए आज क्या स्पेशल है? कमोडिटी की ABCD में आज बहुत ही खास प्रोडक्ट पे हमने आज फोकस किया है, खास कॉन्ट्रैक्ट पे, स्टील को लेकर। NCDX पे इसका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सबसे पहले मार्केट को समझिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, फिर यूरोजोन भी हालांकि काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर उत्पादन करता है। इंडिया में अगर बात करें तो पंजाब, छत्तीसगढ़ और UP, उड़ीसा जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बड़े लेवल पर स्टील का उत्पादन होता है और कई बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर शामिल है। और यहाँ पर स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स जिनकी ट्रेडिंग होती है NCDX पर, इसका खास तौर से इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी अहम प्रोडक्ट है। तो हेजिंग के लिए यहाँ पर आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज और LME पर ये इसके कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टील रेवर के नाम से चलता है, यानी सरिया जो छड़ें होती है स्टील की वो हो गई। और यहाँ पे स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जिसमें वायर भी आ जाता है या बाकी जो कई सारे
प्रोडक्ट्स होते हैं स्टील के वो उसमें स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में शामिल हो पाते हैं। अब ट्रेडिंग यूनिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 10 मीट्रिक टन का यहाँ पर ट्रेडिंग यूनिट है और आपको फिजिकल डिलीवरी लेना यहाँ पर अनिवार्य है। सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। 2 मेन यहाँ पर डिलीवरी सेंटर है, मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है और गाजियाबाद यूपी दिल्ली एनसीआर में इसके डिलीवरी सेंटर है। तो ये कुछ अहम बातें हैं ट्रेडिंग को लेकर, लेकिन इसका फायदा क्या है? आप प्राइस रिस्क को यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए बेहतर तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे, इसलिए एनसीडीएक्स में ये प्रोडक्ट कुछ साल पहले ही लॉन्च किया गया था। नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट में हेजिंग के लिए जाने पड़ते थे, हालांकि वहाँ के प्लेयर्स इतने बड़े हैं इसलिए अभी भी वो इंटरनेशनल मार्केट में ही जाकर हेज करते हैं और अपना मार्केट का दायरा बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पर इस तरह की हेजिंग नहीं आ रही है। तो ये कुछ फायदे हैं स्टील लॉन्ग फ्यूचर्स के। और भाव किस तरह से बदलते हैं स्टील के? तो स्टील के भाव सबसे ज़्यादा होते हैं रियल एस्टेट में, इंफ्रा सेक्टर को लेकर किस तरह के डेटा है, वहाँ किस तरह की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी सेट हो रही है, वो यहाँ से स्टील के प्राइसेस को ड्राइव करते थे। कुछ अहम बातें हैं स्टील फ्यूचर्स को लेकर। ओके, तो स्टील फीचर्स को लेकर बारीक बातें विश्व मोहन हमारे लिए लेकर आए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों के साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए। पर चलिए फिर से आपके सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ चलते हैं। अगले लाइव कॉलर हमारे साथ बिहार से आनंद कुमार मौजूद है। गुड मॉर्निंग आनंद, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग। हेलो जी आनंद, हमें आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछे। मैं ब्राइट कॉम ग्रुप का 300 शेयर लिया हूँ 34 रुपए 90 पैसे में, क्या इसे लॉन्ग टाइम रख सकते हैं क्या? ओके, इस पे सवाल जानने से पहले आनंद आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ सोच के आपने ये काउंटर लिया, क्या कुछ ट्रिगर्स हैं कंपनी के जो आपके ध्यान में आए हैं या फिर किसी ने आपको बोला और फिर आपने इसमें निवेश किया? नहीं, ये बार बार ये मतलब कि सर्किट हो रहा था तो सोचे सर्किट होगा इसमें। ओके, पर आनंद आज तो सर्किट नहीं है और पिछले 5 दिन में अगर हम देखें तो भी इतना नहीं है और पिछले 1 महीने में करीब 21% ये काउंटर नीचे है। मैं बस आपको जानकारी दे रही थी, पर आइए एक बार अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं और क्या ये सर्किट टू सर्किट प्ले में ऐसे काउंटर में जाना सही रहता है। आशीष जी, देखिए आपने इनका सवाल सुना। ब्राइटकॉम ऐसी कंपनी जो कि कई समय से सुर्खियों में रही है, 52 वीक हाई करीब 123 के आसपास है, अभी 33 के प्राइस पे चल रहा है और अच्छी बात है कि इनकी खरीद भी इसी प्राइस के आसपास है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स बदलते हुए नज़र आ सकते हैं और जो इनकी इन्वेस्टिंग रणनीति है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी तो सलाह रहेगी स्टॉक में से बिल्कुल निकल जाने की। इनफैक्ट प्रीवियस शोज में भी काफ़ी सारा इसके ऊपर सवाल आते रहे हैं और मैंने हमेशा निकल जाने की सलाह दी है और आज भी वही सलाह मेंटेन है। क्योंकि आप देखिए बिल्कुल एक शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के जो ओनर्स हैं उनके पास सिर्फ 18% हिस्सेदारी है और ये कंपनी जो 250 करोड़ से ज़्यादा का कंसिस्टेंटली मुनाफा रिपोर्ट कर रही है, कोई रीज़न नहीं है 18% प्रमोटर्स की होल्डिंग रखने का। और जो रिटेल हिस्सेदारी है वो बढ़ के अब 67% हो गई है। तो ये हो गया कि ये स्टॉक पूरी तरह से रिटेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी भी कम की है इस कंपनी में। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल स्टॉक, ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए आपको, क्योंकि ये बुल मार्केट में ऐसे स्टॉक में हमेशा से रहा है कि रिटेल निवेशक ट्रैप हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो अपना बड़ा कैपिटल लॉस कर लेते हैं। तो अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी सलाह रहेगी आप स्टॉक से एक बार निकल जाएं। और जैसा मैंने पहले आपको स्टॉक सजेस्ट किया था कि श्री रेणुका शुगर या HFCL इन जैसे स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो आपको बेटर रिटर्न रहेगा बिलो 100 रुपीज प्राइस रेंज। बट ब्राइटकॉम से बिल्कुल निकल। ठीक है, ब्राइटकॉम का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। जो शेयर आपको आशीष जी ने सुझाए हैं, श्री रेणुका, इसके अलावा HFCL, वहां पर आपके लिए बेहतर मौके बन सकते हैं। कोलकाता से सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। सतीश नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर जी गुड मॉर्निंग सर, मैं सतीश जायसवाल बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली क्या है कि टाटा पावर के बारे में मैंने बीच में पूछा भी था, फिर मैंने आपसे कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। सर मेरा 378 में मेरा लिया हुआ है, तो सर इसको सर देख रहा हूँ काफी दिन से सर माइनस हो रहा है और टाटा पावर बार भी मुझे कुछ आपसे जानकारी लेना है। अडानी पावर आपके पास है और आप टाटा पावर पे भी जानकारी चाहते हैं, राइट? जी जी राइट सर। ठीक है, मंदार अडानी पावर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर में ज़रूर आया है, 375 रुपये के आसपास के भाव हैं, इनके खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे है।
इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? हालांकि अगर हम देखेंगे तो 400 रुपये के ऊपर निकला था, फिर थोड़ा नीचे आया, उसके बाद फिर से मोमेंटम बना। अडानी पावर, आप इस पे भरोसा है कि आगे इसमें बने रह सकते हैं अभी? मंदार जी? अभिषेक जी देखिए, बेसिकली अडानी पावर तो एक अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो जब तक अप ट्रेंड में है तब तक तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, ट्रेंड को फॉलो करना है। फाइनली ट्रेंड भगवान है। तो ट्रेंड अगर फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे का डाउनसाइड भी आपको कैप करना है, आपका रिस्क भी आपको लिमिट करना है। तो जब तक ये अप ट्रेंड में बना हुआ है तब तक चिंता वाली बात है नहीं। इसमें जो अच्छा खासा सपोर्ट बनता है वो 357 के लेवल्स पे बनता है। तो 357 के जब तक ये ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए 340 का। सो 340 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। ऊपर की साइड में 357 को, ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ऊपर अगर रहता है, ऊपर चलता है, तो ऊपर में इसमें 450 से लेके 480 के टारगेट्स भी इसमें बन सकते हैं। लेकिन 340 का स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाते हुए कुछ भी हो सकता है, ट्रेंड प्राइस कभी भी चेंज भी कर सकता है। तो 340 के फिलहाल स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। मंदार जी, टाटा पावर पर भी व्यू चाहते हैं, तो टाटा पावर से बदल लें क्या इसको? देखिए टाटा पावर, मंदार जी आप फिर से म्यूट पे चले गए हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए फिर जवाब दीजिए अपना। अभिषेक जी, जैसे पिछले 2 सालों में टाटा पावर में एक मूव देखने को मिला है कि 35-40 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 280-300 रुपए तक चला। तो जो पीछे जो कंसोलिडेशन से ये फिलहाल गुजर रहा है, ये कंसोलिडेशन और 2 साल चलने वाला है। तो आज अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर लेते हो तो आपको आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो बढ़ जाता है। यानी आपके पैसे आप इन्वेस्ट तो कर लेते हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में कुछ आपको मुनाफा या कुछ होता नहीं है। आप जितना देर उसमें अटके रहते हो तो उतना आपका एंजाइटी बढ़ जाता है। तो उससे बेहतर होगा कि फिलहाल ये दोनों टाटा पावर को अवॉइड कीजिए, और अगर करना भी हो तो सपोर्ट लेवल्स पे किया तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे? तो 200 से लेके 190 के बीच में सपोर्ट है टाटा पावर में, तो वो लेवल्स पे आप कर सकते हो। 180 का स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हो। एक बाउंस बैक मिल जाता है तो वहां पे निकल जा सकते हो। लेकिन फिलहाल तो टाटा पावर में लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं बनेगा। स्विंग ट्रेड जरूर आप कर सकते हैं। 2 साल और कंसोलिडेशन में से ये स्टॉक गुजरने वाला है। स्विंग ट्रेड आप टाटा पावर में कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए तस्वीरें आ रही हैं जोधपुर से, जहां पर आज सेना में HAL द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया जाएगा। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है हेलीकॉप्टर और आज इसको सेना के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर फ्लैश हो रही है आपके स्क्रीन पर, देखिए। 1 के बदले 5 बोनस शेयर मिलेंगे FSN ई-कॉमर्स यानी कि नायका के स्टॉक पर। और इस खबर के आने के बाद अचानक से हमने इसमें ज़बरदस्त उछाल देखा है। अब 100 रुपये ऊपर है और ये ट्रेड कर रहा है 8% की तेजी के साथ 1373 रुपये के आसपास। आशीष जी, नायका 2500 रुपये के आसपास का स्टॉक के भाव था इसके, उसके बाद बहुत तेज करेक्शन आया और इतनी बड़ी तेजी हमने बहुत टाइम से इसमें देखी नहीं है आज जो इसमें आ रही है। अब बोनस 1 के बदले 5 बोनस शेयर मिलेंगे इसमें, यानी जिसके पास 1 है वो टोटल संख्या हो जाएगी 6। आप ये बताइए कि आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ेगा स्टॉक में, लेकिन क्या इसके फाइनेंशियल्स, इसके फंडामेंटल्स, उसमें भी किसी सुधार के आपको संकेत दिख रहे हैं? और क्या इस लेवल पर किसी को अक्युमुलेट करने की चेष्टा करनी चाहिए? देखिए, शेयर होल्डर के लिए तो बिल्कुल रिवॉर्डिंग है, और मेरा मानना है कि कंपनी ज्यादा शेयर होल्डर का ध्यान रख रही है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कि आप 1 शेयर के मुकाबले 5 शेयर का बोनस का आप इश्यू अनाउंस कर दें। क्योंकि जनरली जो उम्मीद की जाती है 1:1 बोनस या 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस की उम्मीद की जाती है, बट इतना हैंडसम रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को देना कि 1 पे 5 शेयर, तो मुझे लगता है बस शेयर होल्डर्स का ध्यान रखा जा रहा है ताकि कैसे भी स्टॉक जो प्राइस है वो मेंटेन रहे या ऊपर जाए। बट नया मेरा इसमें बाय करने की सलाह अभी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 100 रुपए ऊपर हो चुका है। थोड़ा टाइमिंग के लिए स्टॉक को अवॉइड करना बेटर स्ट्रेटेजी है, जब तक थोड़ा करेक्शन नहीं आ जाए। नहीं तो स्टॉक में हम थोड़ा ऊपर के लेवल पे एंटर हो जाएंगे। आशीष जी, आप कह रहे हैं कि जो रियल बेनिफिट है वो इन्वेस्टर्स का है कि 1 के बदले 5 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन भाव तो उसी प्रोपोर्शन में करेक्ट भी हो जाएंगे जब बोनस वाले जब शेयर आ जाएंगे। तो रियल बेनिफिट आपको कैसे लग रहा है इसमें? बिल्कुल यही मेरा मानना है कि स्टॉक को आपको मेंटेन रखना है, कि स्टॉक पे लोग निवेशकों का रुझान बना रहे,
भले ही वो अब 1:5 बोनस के बाद में 5 गुना स्टॉक आ जाएगा, बट थोड़ा लिक्विडिटी जैसा आपने कहा था वो स्टॉक में बढ़ जाएगी और रिटेल पार्टिसिपेशन जो इन स्टॉक्स में 1300-1400 रुपये स्टॉक में कम रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट अभी भी क्योंकि अब 100-120 रुपए बढ़ गया है स्टॉक, तो नए बाय करने की सलाह मेरा अभी थोड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ेगी और उसके बाद इस खबर के बाद इसमें हम देखेंगे कि एक्टिविटी बढ़ेगी ट्रेडिंग की और उसके चलते शेयर भाव पर जाएंगे। तो जिनके पास स्टॉक हैं नायका के, जाहिर तौर पर उनको फ़ायदा होगा। और मान लीजिए किसी के पास अगर 50 शेयर हैं तो उसका सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 5 गुना शेयर बढ़ जाएंगे, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उनके पास होल्ड करने की, ट्रेड करने की इसमें मौके भी बढ़ जाएंगे। FSN ई-कॉमर्स यानी कि नायका के स्टॉक में 10% ऊपर अब ये शेयर है। 1400 रुपये का भाव आपकी स्क्रीन पर, 1400 रुपये 50 पैसे। लेकिन सितंबर में ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े कैसे रहे बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ स्टूडियो बनी हुई है। सृष्टि बताइए किस तरह के आंकड़े निकल के आए हैं? तो इस बार काफ़ी अच्छे आंकड़े देखने को मिले हैं अक्रॉस द सेगमेंट्स। जो है फेस्टिव सीजन के चलते एक डिमांड काफ़ी मजबूत हम देख पा रहे हैं। खासतौर से आइए शुरुआत करते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से। यहाँ पे जो की टेक अवे है कि कई सारी कंपनीज अब ये हाईलाइट कर रही हैं कि जो वेटिंग पीरियड है गाड़ियों के वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं और साथ ही जो अंडरलाइन डिमांड है वो मजबूत तो फिलहाल है ही, और फेस्टिव सीजन को लेकर जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। अगर हम देखें मारुति सुजुकी के नंबर्स या फिर टाटा मोटर्स के, तो वहाँ पे उन्होंने सिंगल डिजिट में ग्रोथ ज़रूर दर्ज की है, पर M&M ने इस बार अपनी सबसे ज़्यादा मंथली सेल्स नंबर जो कहते हैं 64,000 से भी ज़्यादा इन्होंने ऑटोमोटिव डिवीजन में गाड़ियाँ बेची हैं, तो वो एक स्टेलर मंथ रहा है M&M के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, तो सभी कंपनीज ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है। की परफॉर्मेंस जो इस बार रहे हैं वो है अशोक लेलैंड और साथ ही आयशर मोटर्स VECV, जिन्होंने उम्मीद से अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में कई सारे ट्रेंड्स निकलकर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर घरेलू बिक्री की बात करें तो यहाँ पे एंट्री सेगमेंट में थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है। अगर और घरेलू कंपनीज की बात करें तो उनकी जो एक्सपोर्ट नंबर्स है वहाँ पे प्रेशर ज़रूर हम देख पा रहे हैं, जैसे कि बजाज ऑटो और साथ ही TVS मोटर्स। और आखिरी में जो तीसरा ट्रेंड निकल कर आ रहा है कि जो प्रीमियम बाइक्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आयशर मोटर्स के नंबर अगर आप देखेंगे तो 82,000 यूनिट से भी ज़्यादा उन्होंने बेची हैं। और ये पहला महीना था जब उनकी हाल ही की जो एक हंटर लॉन्च उन्होंने किया था, वो सेल्स जो है इस बार दर्ज हुई और आप देखिए शानदार आंकड़े। और आखिरी में ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करते हैं तो उम्मीद से कई बेहतर प्रदर्शन हमने M&M और साथ ही एस्कॉट्स का आते हुए देखा है। लगभग 100 से भी ज़्यादा % की इन्होंने ग्रोथ दर्ज की है महीने दर महीने, और उम्मीद है उन्हें कि यहाँ पे अच्छी तरीके से वो ग्रोथ मोमेंटम कैचअप करते हुए दिखेंगे फेस्टिव सीजन सेल्स में। और कई सारे डीलर्स ये भी हाईलाइट कर रहे थे कि डिस्काउंट जो है इस बार ट्रैक्टर कंपनीज की तरफ से काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिला है, जिसके चलते कस्टमर्स अब नज़र आ रहे हैं। तो ये हाल था इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़ों का। पर अभिषेक, कई सारी कंपनीज हैं जो कि रिएक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि नंबर्स अच्छे आए हैं, पर शायद मार्केट के साथ ऊपरी स्तरों से एक सेल ऑफ हमने कई सारी कंपनीज में देखा है। खासतौर से ऑटो स्टॉक्स आज प्रेशर में है। सृष्टि, आप देखिए मारुति सुजुकी टॉप लूजर है निफ्टी का, इसके पीछे पीछे आयशर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी कमजोरी है। तो ये सबसे ज़्यादा गिरने वाले दो शेयर हैं। 8,599 रुपये का भाव है मारुति का, 2-2.5% के आसपास की कमजोरी हम देख रहे हैं। मौके कहीं आपको दिखते हैं आशीष जी, अगर ये फॉल थोड़ी सी और एक्सटेंड होती है? हालांकि हमने देखा था कि थोड़े से जब ग्लोबल अनिश्चितताएं बढ़ी थी तो मेटल और ऑटो ये सबसे ज़्यादा पिटने वाले ये शेयर थे। आज भी हम प्रेशर देख रहे हैं मारुति में, आयशर में, पूरे ऑटो पैक में। इनफैक्ट आपको कहीं इस गिरावट पर मौके दिख रहे हैं? मेरा मानना है उतने खराब नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये सितंबर मंथ श्राद्ध का महीना रहता है, तो वैसे भी थोड़ा सा बाइंग कम रहता है। बट फिर भी जो नंबर्स आए हैं, मैं बहुत ज़्यादा कोई डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। तो मेरा सलाह रहेगी मारुति 8,500 के आसपास बिल्कुल बहुत अच्छी बाइंग रहेगा। इसके अलावा TVS सुजुकी में भी मेरी बाय करने की सलाह रहेगी टू व्हीलर में। और ट्रैक्टर में मेरा मानना है जो एस्कॉर्ट्स के नतीजे है, एस्कॉर्ट्स के नंबर्स आए हैं वो भी काफी बेहतरीन नंबर्स थे उम्मीद के कंपैरिजन में। तो ये 3 स्टॉक मेरी बाइंग लिस्ट। ठीक है, ऑटो स्टॉक्स पर ये व्यू आशीष जी का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार सेंसेक्स की तस्वीर क्या कहती है उस पर नजर डालते
हैं। अगर हम निफ्टी में देख रहे हैं कि निफ्टी में ONGC टॉप गेनर है, लेकिन अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो NTPC यहाँ पर 2% की मजबूती के साथ ये है टॉप गेनर। उसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा खासा है। डॉक्टर रेड्डीज या फिर सन फार्मा वहाँ पर 1 से 1.5% के आसपास की तेजी है। रिलायंस में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हल्की सी और ऊपरी तरफ से देख रहे हैं कि थोड़ी सी शेयर थोड़ा कमज़ोर हुआ है। 2385 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.25% के आसपास की यहाँ पर मजबूती रह गई है। लेकिन IT स्टॉक्स वहाँ पर कमज़ोरी है। कंजम्पशन वाला जो थीम है लगातार हमने तेज़ी देखी थी, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। नेस्ले हो या फिर ITC हो, एशियन पेंट्स हो, वहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोरी हमें दिख रही है। ITC ट्रेड कर रहा है 327 रुपये के आसपास, 1.25% के आसपास की नरवी वहाँ पर है। मंदार ITC ये क्या बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है? मंदार जी। अभिषेक जी देखिए, ITC ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है पिछले 6 महीनों में। जब किसी को नहीं लग रहा था कि ये चलेगा करके, तब भी ये स्टॉक चला। अब मुझे लगता है कि 340 के आसपास ये थोड़ा सा स्टॉक रुकेगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने में 200 से ये स्टॉक 140 तक ये चल चुका है। तो एक अच्छा खासा रिटर्न भी ये स्टॉक जनरेट कर चुका है। प्लस अगर पास्ट में अगर जाके देखते हैं तो ये करंट लेवल्स पे स्टॉक में एक रेजिस्टेंस भी बनता है। तो 2017 का अगर इसका टॉप देखते हैं तो वो 367 368 के लेवल्स के आसपास है, और वहां से एक बड़ी सी बिकवाली देखने को मिली थी। यानी फिलहाल जो लेवल्स पे ITC ट्रेड कर रहा है, ये एक बड़ा सा सेलिंग जोन है या प्रॉफिट बुकिंग जोन है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक अपमूव विटनेस कर चुका है और एक रेजिस्टेंस बैंड के नीचे है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेशन के बाद शायद इसमें मूव जरूर बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेगा। जो लेवल्स हमने वॉच करनी है, 320 के आसपास इसमें सपोर्ट बनता है और ऊपर में 350 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस बनता है। तो ये 30 रुपए के लेवल्स पे ये स्टॉक शायद ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो ITC को लेकर आपके लिए ये राय। पर आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए दीपक जी ने सवाल पूछा है, वो शामिल करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा पे राय जानना चाहते हैं। 270 शेयर्स हैं इनके पास और 590 इनकी बाइंग प्राइस है। हम देख पा रहे हैं कि 52 वीक हाई के भी ऊपर ये प्राइस हमें दिख रहा है कि 590, तो कई समय से ये होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं इस काउंटर को। और आशीष जी, आपसे एक बार समझेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल जो हमने देखा है कि फार्मा काउंटर्स फिर से, चाहे वो कह लीजिए कि डिफेंसिव प्ले के तौर पे मार्केट इनको देख रहा है, तो इसीलिए मोमेंटम कैच कर रहे हैं। कुछ नाम ज़रूर उभरते हुए नज़र आए हैं, जैसे सिप्ला ऑल टाइम हाई पे है, सन फार्मा मजबूत है और ग्लेनमार्क फार्मा भी पिछले 1 महीने में 8% की चाल दिखा चुका है। क्या इस उम्मीद में इस काउंटर में बने रहें, कुछ एवरेज आउट करने के मौके हैं, और ये कंपनी आपको ग्रोथ के लिहाज से कैसी दिखती है? जी, कंपनी ग्रोथ के हिसाब से ठीक नजर आती है। कंपनी का जो मुनाफा भी था लास्ट क्वार्टर काफी अच्छा रहा कंपेयर टू पीयर सेट। बट अभी भी मेरा सलाह रहेगा कि आपको इसमें थोड़ा सा लीडर्स के साथ में ही रहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी सबसे पहले क्योंकि फार्मा सेक्टर का बहुत समय बाद इस सेक्टर में बाइंग देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले जो स्टॉक तेज होंगे वो डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला और सन फार्मा जैसे स्टॉक रहेंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि ग्लेनमार्क की बजाय आपको यदि एवरेज करना है या लॉस रिकवर करना है तो सन फार्मा में निवेश करें या सिप्ला में निवेश करें, वहाँ पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो ग्लेनमार्क को अभी बढ़ने में मुझे लगता है कि समय लगेगा और जो लीडर्स हैं वो पहले परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो नंबर 1 बैट यहाँ पे मेरी सन फार्मा और नंबर 2 सिप्ला रहेगी। ठीक है, सन फार्मा और सिप्ला पे भरोसा है फार्मा स्पेस में। आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप किया हमें ईश्वरलाल पांचाल ने। इनके पास इंडिया मार्ट के 6 शेयर 7,933 रुपए के भाव पर। इस वक्त जो भाव है वह है 4,524 रुपए का और इनकी खरीद के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। आप देखिए 6 शेयर ही हैं, लेकिन नुकसान जो है इनको अपने पोर्टफोलियो पर इस शेयर के वो है 20,000 रुपये से ज़्यादा का। मंदार, आपसे समझना चाहेंगे, इंडिया मार्ट 10,000 रुपये के आसपास जाके पिछले साल 2 बार ठिठक गया और उसके बाद हमने एक रिवर्सल देखा और अब उस भाव से ये शेयर करेक्ट होके ऑलमोस्ट आधा रह गया है। ये बताइए कि इनके भाव आएंगे क्या उसके कुछ आपको संकेत दिख रहे हैं? अभिषेक जी, अभी तो ऐसे नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली ये भाव आ सकते हैं, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव बात जो मुझे चार्ट पे दिख रही है वो है कि जो भारी बिकवाली स्टॉक में पिछले
एक 10 महीनों में देखने को मिली है वो फिलहाल तो रुक चुकी है। जो करंट लेवल से यहाँ पे एक स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो 3,700 से लेके 4,000 की लेवल्स के बीच में स्टॉक में सपोर्ट बना हुआ है। तो बेस फॉर्मेशन चल रहा है। अब ये बेस फॉर्मेशन कितने दिन चलेगा ये तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ऑब्जर्व हुआ है कि एक बड़े फॉल के बाद जो बेस फॉर्मेशन होता है वो कम से कम 1 से 3 साल का होता है। तो इसी तरीके का एक ट्रेड इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ में 4,900 से लेके 5,300 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये अब तक अगर पोजीशन होल्ड की है तो मुझे लगता है कि अभी भी एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, डीप है स्टॉप लॉस, नो डाउट अबाउट इट। 3,500 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। 3,500 के स्टॉप लॉस से पोजीशन फिलहाल तो होल्ड कीजिए। ऊपर में 4,900 और 5,300 का जो रेजिस्टेंस बैंड है, ये जब स्टॉक ब्रेक करके ऊपर चलेगा तब हम ऊपर के टारगेट्स भी इसमें डिसाइड कर पाएंगे। तो उस केस में तब ये फिर से एक बार अगर पूछ लेते हैं तो हम रिव्यू कर पाएंगे इस चार्ट को। ऊपर के 7,000 से लेके 7,500 के टारगेट्स इसमें जरूर बन सकते हैं, लेकिन फिर से एक रिव्यू करना वो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए, 3,500 का इसमें स्टॉप लॉस रखना है। आशीष जी, एक क्विक कमेंट आपसे चाहेंगे। जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वहां पर मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को लेकर भी कंसर्न्स हैं। आप स्टॉक ने काफी निराश किया। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इंडिया मार्ट आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो एक बड़ी तेजी को ट्रिगर करेगी, या फिर अगर किसी के पास है तो नुकसान बुक करके कहीं और ग्रोथ वाले स्टॉक में निकल जाएं? बिल्कुल मेरी सलाह रहेगी कि नुकसान एक बार बुक करके दूसरे किसी स्टॉक में शिफ्ट कर लें पोजीशन को, क्योंकि कोई शॉर्ट टर्म में कोई बड़े ट्रिगर नहीं आते नजर आते। दूसरी बात ये कि जो एक बड़ी रैली हुई थी, यहाँ से करीब 9,000 तक का स्टॉक गया था, तो उसका पीछे रीजन ये था कि जब कोविड के टाइम में स्टॉक बढ़ गया था, जब यूजेज जो ई कॉमर्स के थे वो काफी बढ़ गए थे। तो अब वैसा कोई इवेंट नहीं है, तो जिसके कारण से जो इसका प्री कोविड का भाव है वहीं पे स्टॉक आ गया है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक को बेच के आप डीमार्ट या एवेन्यू सुपरमार्केट के स्टॉक में आप निवेश कर दें, वो भी प्राइस रेंज के आसपास है। और जो ट्रैक्शन अभी फुटफॉल में या उनके नए स्टोर्स में देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक बिल्कुल आपको आगे जाके बेहतरीन रिटर्न अगले 3 साल में देने वाला है। जरूर 3 साल लगेगा, बट एटलीस्ट आपका जो नुकसान हुआ इंडिया मार्ट से वो डीमार्ट के थ्रू रिकवर आप बिल्कुल कर सकते। ठीक है, इंडिया मार्ट का जो नुकसान है उसकी रिकवरी करेगा डी मार्ट, मार्ट वाला एक और स्टॉक। लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी निचले स्तरों से स्ट्रेंथ दिखने की कोशिश हो रही है। अब 60 अंक नीचे निफ्टी 17,000 के ऊपर आकर अब टिक रहा है। निफ्टी बैंक है 268 अंक नीचे और सेंसेक्स है 250 अंक नीचे। ओएनजीसी ने अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट किया है। अब वो तेजी हो गई है 6.25% की, और उसके पीछे कोल इंडिया 2.25% के आसपास की तेजी वहां पर है। और अब अच्छी चीज है बाजार में कि जो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है वो गिरने वाले शेयरों से ज्यादा हो गई है। 1,012 शेयर है हरे निशान में और उसके मुकाबले 967 शेयर हैं लाल निशान में। लेकिन बाजार पर दिग्गजों का क्या है नजरिया, यहां से बाजार की चाल क्या होगी, अक्टूबर का महीना कैसे बीतेगा, बताने के लिए हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानसी, बताइए क्या कहते हैं बिग एक्सपर्ट्स? देखिए, ऑन अ मीडियम टर्म या कह सकते हैं शॉर्ट टर्म टेम्पररी वीकनेस या कंसर्न जरूर बाजार में दिख सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल कनेक्ट्स हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन लंबी अवधि के लिए दिग्गजों का पूरी तरह से बाजार पर नजरिया बुलिश है। उनका कहना है कि भारत के लिए जो अंडरटोन है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कमिंग टू दी सजेशन, संदीप सब्रवाल जो आज sandeepsabrawal.com से हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, बाजार पर अपनी राय रखते हैं। उनका ही कहना है कि होटल शेयरों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी उन्हें नजर आ रही है, और ऑफकोर्स आगे भी यहाँ पर डिमांड जो बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन और साथ ही वेकेशन, क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली, इन तमाम चीज़ों की अच्छी डिमांड है जो कि होटल स्टॉक्स को काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगी। तो इस स्पेस पर नजर रखनी चाहिए। इंडियन होटल्स और लेमन ट्री जैसे स्टॉक्स हैं जिन पर उन्होंने अपना पॉजिटिव नजरिया जताया। इसके अलावा जब हमने बात की नीलेश शाह जो कि कोटक AMC से हैं, काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन था। बाजार पर अपना नजरिया रखते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है, पॉजिटिव है इस वक्त भारत की स्थिति, और चाहे अन्य देशों में ग्लोबल कनेक्ट्स या कंसर्न्स कितने भी बिल्ट हो जाएं, भारत की एक अपनी ही रफ्तार है जिस पर लगातार डोमेस्टिक मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस करने की राय उन्होंने दी। और अंत में राजेश शाह जो कि एडलवाइस ग्रुप से हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था कि IT और फार्मा से ग्रोथ स्लोडाउन जो है उसकी संभावना नजर आ रही है। ऑटो, एंसिलरी और एग्री केमिकल में मौके अच्छे नजर आएंगे। तो ये सारे के सारे सेक्टर स्पेसिफिक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आउटलुक्स हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। ठीक है, शुक्रिया मानसी।
तो बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स बाजार को लेकर क्या व्यू बना रहे हैं, कौन से सेक्टर्स पर बुलिश हैं, कहाँ किन स्टॉक्स में मौके दिख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा अपडेट आपके लिए मानसी ने पेश किया। चलिए शो को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। आशीष जी और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल